हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के इस सेशन में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ठीक है, फूल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो विश्व है उसका सबसे बड़ा फूल, यानी कि संसार का सबसे बड़ा फूल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया। ठीक है, जो रेफ्लेशिया है वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, रेफ्लेशिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो आपको याद रखना है जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि जो रेफ्लेशिया है वो संसार की सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर जीवन चक्र की दृष्टि से देखें तो जो पौधे होते हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ठीक है, तो अगर पौधे की सबसे महत्वपूर्ण अंग की हम बात करें जीवन चक्र के दृष्टि से तो जो उनका पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, फूल, ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक, क्योंकि जो भी वहाँ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, प्रजनन का, पौधों का, वो पुष्प से ही शुरू होता है। ठीक है, तो पुष्प से ही होता है, इसलिए वजह से वो जो होता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा, तो पुष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण हो वो कहाँ पे होता है। तो जो हमारा ब्लड है उसको शुद्ध कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक में। ठीक है, वृक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। तो जो हमारा किडनी होता है ना शरीर में, वहीं पे ब्लड का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, वहीं पे ब्लड का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो किडनी में। देखते होंगे कि जिनका किडनी खराब हो जाता है उनके डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस से क्या होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। डायलिसिस एक तरह का मशीन होता है। तो ब्लड को प्यूरिफाई करके एक तरफ से दूसरे तरफ से चढ़ाया जाता है बॉडी में। तो इसलिए जो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है इसके द्वारा होता है किडनी, यानी कि जिसको हम लोग उसको हिंदी में ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि जो सफेद रक्त कण होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो उसके मुख्य कार्य के बारे में पूछा रहा है कि उसका मुख्य कार्य क्या है, किसका, तो WBC का, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो जो भी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किसका है, तो WBC का, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का, जिसको हम लोग सफ़ेद रक्त कण बोलते हैं। तो ये एक तरह से हमारे सुरक्षा प्रदान करता है शरीर को, यानी कि जो भी रोग है उनको उसका प्रतिरोध करता है, उनके अगेंस्ट रहता है, उनसे लड़ता है। ठीक है, तो WBC का काम क्या है कि रोगों से लड़ना और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना रोग से। ठीक है, न कि लोग से। अगला क्वेश्चन दिया गया कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है। तो राजस्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान है वहाँ पे तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो क्षेत्रीय क्षेत्र है वहाँ पे, राजस्थान का जो क्षेत्रीय क्षेत्र है वहाँ पे तांबे का विशाल भंडार है। ठीक है, क्षेत्रीय क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पे तांबे का विशाल भंडार है। अगला है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। तो भारत की अगर हम प्रमुख धान्य फसल की बात करें तो वो चावल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चावल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पतियों में दो मुख्य कार्य होते हैं। पतियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है, तो पतियों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। तो इसका दो मुख्य कार्य होता है, एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है कि जो पतियां होती है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती है, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या दूसरा, वाष्पोत्सर्जन। तो ये दो कार्य है पतियों के। ठीक है, ये दोनों मेन मतलब जो मुख्य कार्य है ये किसके हैं, तो पतियों के मुख्य कार्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। तो देखते होंगे कि जो डॉक्टर यानी कि किसी के हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है, या फिर चित्रकार जो चित्र वगैरह बनाते हैं, शिल्पकार जो कि देखते होंगे कि घर में या फिर मतलब पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करके बनाते हैं मूर्ति वगैरह, तो वो लोगों के द्वारा एक तरह का कैल्शियम सल्फेट यूज किया जाता है। ठीक है, उसका लोकप्रिय नाम क्या है, तो उस कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। जैसे फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर किया जाता है, तो बस आपको प्लास्टर से ही उसको याद रख लेना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज़ से बनता है, तो जिप्सम से बनता है। ठीक है, इसको मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किस चीज़ से, तो जिप्सम से।
जिप्सम से बनता है, इसमें हाइड्रोजन मिला के उसको बनाया जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा किया जाता है। घरों में देखते होंगे डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए भी पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो सोना, प्योर सोना जो होता है ना, उसका हम लोग आभूषण नहीं बना सकते, ज्वेलरी नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसको मतलब ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें मिक्सिंग किया जाता है। तो कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो वो हो जाएगा तांबा। तो तांबा का मिक्सचर करके उसका हम लोग गहना बनाते हैं, ठीक है, गहना आभूषण उसको बोल सकते हैं, वो उसका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑस्मियम, ठीक है। जो ऑस्मियम है वो सबसे भारी धातु है, ठीक है। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, जो कि सबसे भारी धातु होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए जो आग का सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, और आग के अगेंस्ट जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछा जाएगा कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, ठीक है। रात्रि में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो हानिकारक होता है। उस टाइम क्या करते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, अपना फूड यानी कि भोजन प्रिपेयर करते हैं। तो उनका भोजन जब प्रिपेयर होता है तो उसमें से क्या करता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये कब होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा, लेकिन रात के समय तो सनलाइट नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि पेड़ का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ढंग से नहीं हो पाता है, और उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए रात में, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे हमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। अगला है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में भी कराए थे। तो ये सब बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। अगला दिया गया कि जो टमाटर सॉस में पाया जाता है, जो टमाटर सॉस यानी कि टोमेटो सॉस हम लोग खाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो बायोलॉजी है उनके जन्मदाता यानी कि किन्होंने बायोलॉजी के बारे में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो बायोलॉजी के जन्मदाता के बारे में बात करें तो वो हो जाएंगे अरस्तु, ठीक है। कौन, अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी के पिता, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो ठीक है, उस पौधे का फल के बारे में बताना है कि जो भूमि के नीचे पाया जाता है। तो आप लोग मूंगफली खाते होंगे, जब भी कहीं सफ़र करते होंगे ट्रेन से, तो उसमें टाइम पास के लिए लोग क्या करते हैं, मूंगफली खाते हैं। तो जो मूंगफली होता है ना, उसका जो फल होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। उसको ज़मीन से निकाला जाता है, उसके बाद उसको भूंज कर, ठीक है, उसको भून के क्या किया जाता है कि बेचा जाता है। तो मूंगफली जो होता है वो क्या पे होता है कि भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। तो जो हमारा कोशिका होता है, सेल होता है, तो उसको निश्चित रूप कौन प्रदान देता है, करता है, तो हो जाएगा कोशिका भित्ति। कौन हो जाता है, कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, पत्तियों को जो हरा रंग होता है वो किसके द्वारा प्रदान होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा होता है। आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, जो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में। कहाँ पे स्थित है, तो नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। भूरी क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, ये किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति की बात करें तो ये संबंधित है उर्वरक, जो भी मतलब फर्टिलाइजर है, उर्वरक, उनके उत्पादन से। ठीक है, फर्टिलाइजर से के
उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत से क्रांति हुआ, तो बताइएगा कि जो श्वेत क्रांति है, ठीक है, श्वेत क्रांति ये किस चीज के उत्पाद से संबंधित है? ठीक है, श्वेत क्रांति जो है वो किस चीज के उत्पाद से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मादा पशु में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? पूछा जा रहा है कि जो भी मादा पशु होते हैं, ठीक है, उनमें जो जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? उस हार्मोन के नाम पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है एक हार्मोन है, वो कब किस टाइम में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो वो जब मतलब मादा पशु जब बच्चे पैदा करते हैं उस टाइम उनके अंदर अधिक सक्रिय होता है। कौन सा हार्मोन? तो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो भारत का एक राज्य है जिसे हम लोग एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरेली। ठीक है, जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो बरेली में। अगला क्वेश्चन दिया गया कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति की अगर हम बात करें तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से। ठीक है, जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से, जो मांस का उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें समझाई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।